हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के हल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो वाइट कलर वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर दीजिएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों द्वारा समीकरणों का हल। कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो गुणनखंड द्वारा उसको कैसे हल किया जाता है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में उसको देखा था, हमने हल भी किया था, लेकिन इस वीडियो में ठीक उसी की ही केवल उसके ही बातें होंगी। और जो भी x के मान आते हैं, जितनी घात होती है, हमने बताया था आपको कि x की जितनी घात होती है x के उतने ही मान आते हैं क्वेश्चन समीकरण में। तो जो भी मान आएंगे उनको मूल कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं, हल करते हैं और जो मूल और सभी के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 5x + 3। ये उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 का चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले ये जो 3 है इसका गुणा करते हैं इस 2 में। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो बहुत ठीक है, गुणा कर देते हैं। यहाँ पर या केवल जब x² रहता है या कोई संख्या नहीं रहता है तो गुणा नहीं करते हैं, या तो समझ लीजिए यहाँ पर 1 रहता है तो 1 से गुणा करते हैं। इतना क्लियर है। तो जब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। अब इसी 6 को 2 भागों में ऐसा ब्रेक करना होता है कि जिसे जोड़ने या घटाने पर हमारा यहाँ वाली संख्या आ जाए, यानी 5 आ जाए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकते हैं, जिसे घटाने पर 5 आ जा रहा है। लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये कॉमन सेंस के ऊपर वाली बातें होती हैं। तो यहाँ 2x² इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे इस 5 को क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को रहने देते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6 - 1 लिख सकते हैं। इस 5 को 6 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ का x यहाँ हो गया और ये प्लस का 3 = 0। फिर आगे हल करते हैं तो 2x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 6 का ठीक इसे इधर गुणा करेंगे x से तो 6x। क्लियर। उसके बाद माइनस से गुणा माइनस से करेंगे तो +1 और 1 का गुणा x में करेंगे तो 1 से कम x और ये +3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पेयर बना लेंगे हम लोग, 2 पेयर बना लेंगे। अब पेयर बनाने के बाद क्या किया जाए, अब जब आप पेयर बनाएंगे इसमें तो देखेंगे कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं 2x तो यहाँ पर क्या बच जाता है, x - 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x + 3 बच जाता है = 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ें क्या है, अब देखिए यहाँ पर x - 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x + 3 आ रहा है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ नहीं है तो यानी इसका जो गुणनखंड हमने किया था 6 और 1 में वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म चाहिए, सेम चीज़ें चाहिए। तो अब इसी 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 में, जिसे गुणा करने पर 6 आएगा और जोड़ने या घटाने पर 5 आएगा। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा बताने का तरीका कि अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट रहा सर इसको 6 और 1 में भी तो तोड़ सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन समस्या यही लास्ट में जाके फंस जाएगी। तो आप लोग जो बेटर हो, जो तरीका है उसी को ही ध्यान रखिए। तो ये 2x² हमारा पहले से ही था और -5x + 3 = 0। ये 2x² माइनस अब 5x, जो 5x है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3x - 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और ये प्लस का 3 = 0। यहाँ पे 2x, अगर x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3
एंड अदर ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन आया ना, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, और बाहर जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको और इसको दो बार 0 के बराबर रखेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, और ये 2 बटे में चल जाएगा तो x की इज इक्वल टू 3/2। अगर इसको हम 0 के बराबर रखें तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो x का 2 मान आया, तो इसी x के 2 मान जो आए हैं उन्हीं को कहते हैं समीकरण के मूल। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, समीकरण के मूल। समीकरण के मूल, आप समीकरण के मूल को जो पहला x का मान आया है ये वाला 3/2, इसी को आप अल्फा से भी दर्शा सकते हैं, अल्फा से। और ये जो दूसरा वाला आया है x इज इक्वल टू 1, उसको आप बीटा से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर तीसरा, अगर यहाँ पर घात 3 होता तो 3 मूल आते, उसको गामा से दर्शाते। ठीक है, तो फिलहाल में अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यही जो अल्फा और बीटा के मान आए हैं इन्हें ही कहा जाता है मूल। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है मूल। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मूल किसे कहते हैं और किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। उदाहरण नंबर 4 है हमारे सामने, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इनके मूलों को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मूल, यानी हमने विषय बताया था कि अल्फा और बीटा के मान को मालूम करना है। मूलों का मतलब अल्फा और बीटा का मान, यही हमको मालूम करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 में, तो 2 छके 12। क्लियर, 2 छके 12। अब 12 को 2 भाग में तोड़ देंगे तो हम 4 और 3 कर सकते हैं, जिसमें अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा जो कि x के साथ है। ठीक है, तो यानी ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस x को लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस का 3x, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है। 2x जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस 2। क्लियर, और यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से फिर हो जाएगा 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और अदर ब्रैकेट में जो बाहर बच रहा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको मूल ज्ञात करना था, अल्फा और बीटा का मान निकालना था। तो पहले 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब ये किसका मान हो गया, ये अल्फा का मान हो गया 2/3। तो हमारे मूल, एक मूल निकल गया कितना, 2/3। दूसरा 2x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, और ये जो माइनस 1/2 आया है वो किसका मान है, वो बीटा का मान है माइनस 1/2। तो समीकरण के मूल कौन कौन से हो जाएंगे, एक 2/3 एंड दूसरा माइनस 1/2। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और 15 अगस्त 2023 तक 1000 स्टूडेंट इस चैनल पे जरूर ज्वाइन करवाइएगा। तो चलिए, उदाहरण नंबर 5 दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी मूल निकालने हैं, तो चलिए देखिए करते हैं इसको। 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे, √6x माइनस √6x। ठीक, ये जो 2√6 है इसको √6x माइनस √6x, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, दो दो पेयर बनाए। देखिए कॉमन लेने का एक खेल है, क्या कॉमन ले रहे हैं, एक तो दोनों में x दिख रहा है, एक और दोनों में क्या दिख रहा है, और दोनों में क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। ठीक है, तो √3 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे √3x। आप पूछेंगे अब √3 कैसे दिख रहा है, तो चलिए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि चीज़ें यहीं पर समझ में आ जाए आपको।
तो देखो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा केवल। कि क्लियर, यहाँ पे माइनस। और √6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और ये एक्स। क्लियर, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, फिर ये माइनस है माइनस, फिर यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √2x और प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर है, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरा इसे पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से √3, यहाँ से √3, यहाँ से x, यहाँ से x, तो यानी √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा √3x बचेगा, और यहाँ से माइनस √3 तो चला गया, अब केवल √2 बचा। फिर इधर ऐसे इसमें भी ले लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का √2। ठीक है, तो माइनस √2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा √3x और माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए अंदर दोनों कॉमन है, √3x माइनस √2 और बाहर क्या बच रहा है √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, सेम रहे या ना रहे हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको तो किससे मतलब, हमको बस मूल से मतलब है। तो मूल क्या कहता है, मूल निकालने के लिए पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो लिखेंगे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 अपान √3, ये हमारा x का मान आ गया, यानी ये अल्फ़ा का मान आ गया। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे 0 के बराबर, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 अपान √3, ये हमारा बीटा का मान हो गया। क्लियर है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को किया जाएगा, अल्फा और बीटा इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। अल्फा ही बीटा को कहते हैं समीकरण के मूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 की तरफ और उसका हल देखते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। टोटल 5 समीकरण दिए हुए हैं जिनको हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक, इज इक्वल टू 0। और इधर करते हैं, दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। 4 समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए इनका मूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस 10 को ऐसे ब्रेक करें कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो 5 और 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं इस 3 को, और ये माइनस का 10 हो गया इज इक्वल टू 0। 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0।
एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, x माइनस 5 के बराबर 0 रखें, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। और ये किसका माना गया, ये माना गया अल्फ़ा का, यानी पहला मूल निकल गया। इसी प्रकार अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखें तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा और ये हमारा बीटा का मान आ जाएगा, ये दूसरा मूल हो गया। ठीक है, ठीक। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है इसका भी गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 गुना के 12, 12 को 4 और 3 में जोड़ तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2x कॉमन है तो यहाँ से x प्लस 2 बचेगा और यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस 2, ये पहला मूल हो गया। और इसी प्रकार अगर हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये हमारा बीटा का मान आ गया, यानी ये हमारा दूसरा मूल आ गया। ठीक है, आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5√2 का गुणा √2 में करेंगे तो देखिए √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 गुना के 10, यानी 7 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x स्क्वायर। 7 को लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा आपका √2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से √2 एक बच जाएगा, √2x और यहाँ से √2 निकल गया तो केवल 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो यानी हो जाएगा एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इसके मूल निकालने की बात करें तो यहाँ निकालते हैं। तो अगर इसको हम 0 के बराबर रखें, यानी √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखें तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5/√2। ये पहला मूल आ गया अल्फ़ा का मान। और इसको अगर हम 0 के बराबर रखें, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। ये दूसरा माना गया बीटा का। ये इसके समीकरण के मूल हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये तो एक थोड़ा सा सरल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 8 कर देते हैं, 8 एलसीएम हो जाएगा तो 8 गुना के 16x स्क्वायर, 8 कम 8x और ये पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 को ऐसे तोड़ दें कि जोड़ने या घटाने पर 8 है, तो क्या लिख सकते हैं 4 और 4, तो 16x स्क्वायर इस -8 को लिख सकते हैं -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 4 -1, 4x - 1 और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस 4x - 1 को 0 के बराबर रखते हैं, 4x - 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। इसी प्रकार इस 4x - 1 को अगर 0 के बराबर रखें तो वो भी x की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी 1/4, जो कि हमारा बीटा का मान है। तो यही हमारे समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन है जिसमें से
पहले का 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमें मूल ज्ञात करना है, उसको भी देखते हैं। क्या करेंगे, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही होगा। 100 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर 20 आए, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 और 10, तो ये हो जाएगा 100x²। इस 20 को लिख सकते हैं -10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पे अगर 10x कॉमन लें तो यहाँ पर 10x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 यहाँ पर भी बच जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 10x माइनस 1 और अदर ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 जो कि बाहर बच रहा है इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर रखें 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। और इसी प्रकार अगर इस 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो यानी अल्फा बराबर क्या हो गया 1/10 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10। तो यही समीकरण के मूल है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 1 को देख लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो इन दोनों का गुणनफल है वो 182 है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 182। तो प्रश्नानुसार x गुणे 27 माइनस x जो है वो 182 है। तो गुणा कर लेते हैं, ये 27x हो जाएगा माइनस x² इज इक्वल टू 182। इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 182 का फैक्टर करेंगे कि 27 जोड़ने या घटाने पर आ जाए, तो करते हैं 182 का फैक्टर करते हैं, 182 का फैक्टर करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 91, फिर 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा 13 7 दूना 14, 14 और 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी -x², इसको लिख सकते हैं प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के पेयर में क्या कॉमन है, इन दोनों के पेयर में कॉमन है आपका -x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 14। यहाँ से अगर -13 कॉमन ले लें, -13 कॉमन ले लें, यहाँ से +13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से +13 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 और अदर ब्रैकेट में हो जाएगा -x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम x माइनस 14 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आ जाती है 14। अगर हम -x प्लस 13 को 0 बराबर रखते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो आ जाती है x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याओं को हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही संख्याएं सही हैं क्योंकि दोनों ही धनात्मक संख्याएं आई हैं, जिनका योग करेंगे तो 27 ही आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा था, काफ़ी आसान तरीके से हल हो गया।
तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो इन दोनों के वर्गों का योग है, यानी x के वर्गों का योग प्लस x प्लस 1 के वर्गों का योग, वो है कितना? 365। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर लाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा माइनस में आएगा और ये प्लस उसमें से घट जाएगा, तो 364 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो 182 का गुणनखंड करते हैं तो 2 91 बार में 3 13 7, यानी हो जाएगा 7 दूना 14 और 13, 14 और 13, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बचता है यहाँ पे, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बचता है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x प्लस 14 और अदर ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है माइनस 14, जो कि अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि इसने पूछा था धनात्मक क्रमागत संख्याएं, क्रमागत धनात्मक संख्याएं। ये आ कितना रहा है? ये माइनस में आ रहा है, तो ये अमान्य हो जाएगा। अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वो धन में 13 आएगी, धनात्मक 13 आएगी, तो ये मान्य हल होगा, ये मान्य हल होगा। जब ये मान्य हल होगा तो अतः लिख सकते हैं, अतः पहली क्रमागत धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी? 13, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? 13 और दूसरा 14। तो इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। अब उसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। इसका आधार मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x है। क्वेश्चन में बोल रहा है जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तथा इसकी ऊंचाई जो है वो x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 कम है। ठीक है, 7 कम है। ठीक, क्लियर है? सेंटीमीटर में है पैमाना, तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसका कर्ण है, कहाँ गया? हाँ, जो इसका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का है। ये जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि दोनों भुजाएं क्या मान क्या होगा, यानी आधार और ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया है तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब की जगह ऊंचाई भी हो सकती है, लंब की जगह ऊंचाई भी हो सकती है। यही है पाइथागोरस थ्योरम।
कर्ण क्या बोल रहा है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा कर्ण यहाँ पर लिख लेते हैं, कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब या ऊंचाई क्या है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इधर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और ये प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको भी उधर भेज देते हैं, तो यानी ये अल्टीमेटली हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 14x, और इधर तो 49 पहले से ही है, जब ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना, 2 उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो यानी कि हो सकता है 30 तिना के 60 भी हो सकता है, 20 तिया 60 भी हो सकता है, 6 दहा में 60 भी हो सकता है, 12 और 5 60 भी हो सकता है, यानी 12 5 और 7, 12 और 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से माइनस प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x माइनस 12 एंड अदर ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 के बराबर रखें, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। अगर हम x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 5 आएगी, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि जो त्रिभुज है उसका जो ऊंचाई या लंबाई जो भी हो, चौड़ाई भी है, वो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है या जो उसका बेस है, आधार है, वो माइनस में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब उसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 वाला संख्या जो ये आंसर है ये मान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो पैमाना है वो माइनस में तो नहीं होगा, वो प्लस में होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार क्या माने थे, x माने थे, x बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या माने थे, x माइनस 7, x की वैल्यू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक 12 आएगा, एक 5 आएगा, क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को सीखना अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा जिससे आप लोगों को पाइथागोरस का थ्योरम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा पाइथागोरस प्रमेय चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। तो मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग की जो निर्माण लागत है, नग की निर्माण लागत जो है वो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, क्लियर। तो कह रहा है कि यदि
उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अगर बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत हमको मालूम हो गया, मान लेते हैं कि जो बर्तनों की संख्या थी उस दिन निर्माण हुई बर्तनों की संख्या x है, तथा हर एक नग की निर्माण लागत है कितनी 2x + 3। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो इन लोगों का लागत आ रहा है, दोनों का बर्तन बनाने का लागत जो आ रहा है वो 90 रुपए आ रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x गुणे 2x + 3 = 90। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x², x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x = 90। यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 15×6, लेकिन वो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं ना। 90 दूना 180 का, 90, 45, 15, 5, 1। जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए हमारा। तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15 एंड 3 × 6 × 12, 12 और 15, यानी 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x + 15। अगर यहाँ से हम लोग -3 कॉमन ले लें, क्या 4 कॉमन ले लें, ठीक है, -4 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 4 नहीं 6 ले लेंगे ना। -6 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2x, 15 × 6 = 90 प्लस का 15 = 0। यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 15 और अदर ब्रैकेट में हो जाएगा x - 6 = 0। क्लियर है? अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, यानी 2x + 15 = 0 रखते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो -15/2 आएगी। और x - 6 को अगर हम 0 के बराबर रखें, x - 6 = 0 रखें, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आंसर लेंगे, कौन सा आंसर नहीं लेंगे? तो अब देखिए, कोई भी अगर बर्तन कंपनी बनाएगी तो माइनस में बर्तन बनेगा नहीं, बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो मान है x = -15/2 वो अमान्य हल होगा, अमान्य हल होगा। और बर्तनों की संख्या 6 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये बर्तनों की संख्या हो जाएगी, यानी मान्य हल होगा, ये इसे मान्य हल कहेंगे। अतः हम लोग कह सकते हैं कि उस दिन जो बर्तनों की निर्माण संख्या थी, या लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? x = 6 और निर्माण लागत नग की निर्माण लागत कितना माने थे हम लोग? 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12, 3 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया। तो बर्तनों की संख्या 6 और निर्माण लागत 15 रुपया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। बाकी इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं प्रश्नावली 4.2 के। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।